Hello everyone, let us start with new class with day 5. Okay, today topic is center of mass. आज हम पढ़ेंगे center of mass क्या होता है, ठीक है? चलते हैं. Center of mass, an imaginary point where whole mass system can be assumed to be concentrated, is called center of mass. ठीक है? किसी एक इमेजिनरी पॉइंट पे जब हम पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड मान लेते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास मतलब एक पूरे सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट जहां पे उस पूरे सिस्टम का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होगा, वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास. उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि देखो ये पेन है, मान लो इसका कोई ऐसा पॉइंट होगा, बीच में होगा. ठीक है, जरूरी भी नहीं हमेशा बीच में भी हो. ठीक है, तो इस सिस्टम का ऐसा पॉइंट जहां पे ये पूरा पेन का जो मास है एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो. ठीक है, देखो ये तो गिर रहा है यहाँ से, मतलब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो यहाँ पे स्टेबल है. इसका मतलब क्या है? इस पेन का सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है बीच में इसका. ठीक है, तो पूरे सिस्टम का मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास. ठीक है, हम इसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे. ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ मास की हमें जरूरत क्या पड़ी? सेंटर ऑफ मास की हमें जरूरत क्या पड़ी? देखो जैसे ये दो मासेस हैं, m1, ये क्या है? m2. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? r. ठीक है, तो ये सिर्फ क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स. किसी दो मासेस के पर्टिकुलर उनके बीच के डिस्टेंस, और तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल. जैसे m1 मास है, m2 मास है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r. तो हम इन दोनों के बीच में क्या निकाल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. कितना हो जाएगा? जो Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस. m1 और m2 क्या है? मास ऑफ बॉडी. जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, तो हम दो मासेस के बीच में, किसी दो मासेस के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, हमें पर्टिकुलर डिस्टेंस गिवन है, लेकिन जैसे मैं आपको बोल दूं कि यहाँ से, जैसे मान लो ये यहाँ पे क्लासरूम है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है, और ऐसे ही एक क्लासरूम यहाँ से मान लो कुछ डिस्टेंस पे एक क्लासरूम और है. ठीक है, ये क्लासरूम ए है, वो क्लास कौन सी रूम है? बी. ठीक है, दोनों को नाम देते क्लासरूम ए और क्लासरूम बी. अब मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? आप बता सकते हैं? अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबका मास अलग अलग है. ठीक है, और ऐसे ही क्लासरूम बी में सभी बच्चों का मास डिफरेंट होगा. ठीक है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे. मान लो मास तो हम टोटल पूछ लूंगी मैं आपसे, आपका कितना मास है? आपको टोटल मास आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही क्लासरूम बी में टोटल मास आ जाएगा. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम निकालेंगे तो किसी इस मास, जैसे ये वाला मास है, ठीक है, मान लो मास तो मेरे को पता लग जाएगा कितना मास है टोटल, लेकिन एक मास जो होगा, ठीक है, मास, और उस क्लासरूम में जो बच्चा बैठा है वो एक मास मान लो. ठीक है, हर एक मास से हम डिस्टेंस लेंगे. जैसे उसमें 4-5 बच्चे ऐसे मान लो, जैसे 4 बच्चे हैं, एक यहाँ बैठा है, एक उससे पीछे, एक उससे पीछे. जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे तो हर एक बच्चे के बीच में तो डिस्टेंस अलग अलग होगी ना, यहाँ से लेके वहां तक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इससे अलग अलग आएगा इस केस में. ठीक है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा. तो इसके लिए हमने क्या किया कि पूरे क्लासरूम का एक हमने सेंटर ऑफ मास मान लिया.
ऐसे ही वहां पे हमने क्या, एक पूरे क्लासरूम बी का क्या मान लिया, सेंटर ऑफ मास, तो इससे हमारा फोर्स निकालना बिजी हो गया। जैसे हमने इस क्लासरूम के बीच में मान लिया सेंटर ऑफ मास मान लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक क्लासरूम बी में, तो इन दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच में, इन दोनों सिर्फ सेंटर ऑफ मास के बीच इसका डिस्टेंस लेके हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल देंगे। लेकिन अलग अलग मास और अलग अलग उनके बीच के डिस्टेंस लेंगे तो ऐसे फोर्स बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हर एक, अब मैं कह दूं फोर्स बताओ, लेकिन जब हम डिस्टेंस लेंगे तो हर डिस्टेंस से अलग अलग फोर्स आएगा, तो इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी कि जैसे हमने इस क्लासरूम का एक सेंटर ऑफ मास मान लिया बीच में, ऐसे ही हमने क्लासरूम बी का एक सेंटर ऑफ मास मान लिया। तो सेंटर ऑफ, जैसे क्लासरूम ए ये है, ये ए क्लासरूम है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं मान लो अलग अलग मासेस के, ये बी मास है, ठीक है। अब जब हम इससे निकाल लेंगे इसका डिस्टेंस तो अलग आएगा, फोर्स यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ फोर्स तक, इस फोर्स का इसी के लिए अलग, सबके लिए अलग आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक हमने सेंटर ऑफ मास मान लिया, क्या मान लिया, सेंटर ऑफ मास। जैसे इस बॉडी का हमने यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ मास मान लिया, इस बॉडी का यहाँ पे, तो अब हम सिर्फ डिस्टेंस इन दोनों के बीच का लेके हम इसको फोर्स बता सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास हमारे इसी में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब आगे, आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अब हम। देखो सेंटर ऑफ मास, ये एक्स, ये आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन पे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होते हैं, ठीक है, ना ये एक्स में मूव कर रहा है ना ये वाई में, ठीक है। तो ये m1 का कोई मास है, इसका x1 कोऑर्डिनेट y1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऐसे ही m2 का, ऐसे ही m3 का। xcm का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास बताओ x एक्सिस में, ठीक है, कि x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ऐसे ही y में, ऐसे ही z में, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि टोटल मास, ठीक है। ऐसे ही जब हम y एक्सिस में बताएंगे कि कितना सेंटर ऑफ मास आएगा, तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन में टोटल मास, ऐसे ही हम बताएंगे z के बारे में, ठीक है। जैसे देखो ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया हमें, रेफरेंस, रेफरेंस पे क्या होता है, जीरो ओरिजिन पे, तो ठीक है, हमें इसका पोजीशन बतानी सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट में, और मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों एक्सिस में। अब देखो ये इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा ये, ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस में चलेगा यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस में कितना चला 4, वाई में नहीं चला, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0, क्योंकि इसने वाई में मूव ही नहीं किया, ठीक है। जब ये बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पहुंच जाएगी, तो देखो एक्स एक्सिस में कितना चला ये 4, और वाई में कितना मूव किया इसने 4, आगे कोऑर्डिनेट, इस रेफरेंस पॉइंट से जब ये मूव करेगा यहाँ पे, तो इसने वाई एक्स एक्सिस में तो कोई मूवमेंट ही नहीं की, गए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, वाई में कितना मूव किया 4, सबके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, ठीक है। दोबारा देखो ओरिजिन पे तो क्या है 0,0, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो 0, तो y तो 0 जाएगा, लेकिन x में कितना चला 4, जब ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो x में कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर सॉरी, y में कितना आ गया 4 मीटर। जब बॉडी यहाँ से आ जाएगी तो x में मूव नहीं कर रहा, सिर्फ किस में आएगा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 4 मीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे x एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में टोटल मास, जितने भी हमें गिवन हो मान लो, ठीक है, n तक कोई भी। अब इसमें कितने गिवन है, इसमें तो 4 गिवन है, इसमें हम 4 मान के चलते हैं, m4x4 प्लस m4 अपॉन में टोटल मास लेते हैं। m1 देखो, अब m1 मास कितना है 2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, m2 मास 2, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4, m3 पे चलो मास कितना है 2 kg, x कोऑर्डिनेट 4,
मास 2 kg, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 0, टोटल मास कितना है 2 4 6 8, 0 8 प्लस 8 प्लस 0 अपॉन में 8, 16/8 क्या आ गया 2 मीटर। ठीक है, यानी 2 मीटर पे क्या होगा सेंटर ऑफ मास होगा एक्स एक्सिस का। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे हमें किसके बारे में बताना है वाई के बारे में। ठीक है, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही वाई के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 कितना है 2, y में कितना मूव कर रहा है 0, 2 मास y में 0। ठीक है, m3 कितना है 2, y3 कितना है 4 प्लस m4 कितना है 2 और y4 कितना आ गया 4 अपॉन में टोटल मास कितना है 8। ठीक है, तो 16/8 आ रहा है ये भी, यानी x और y कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं 2, 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चले आगे। इसमें हमें क्या बताना है सेंटर ऑफ मास, ये रेफरेंस है ओरिजिन पॉइंट, इस पे क्या हो जाएगा 0,0। जब ये बॉडी यहाँ तक पहुंच जाएगी 4 kg तक, तो ये देखो एक्स एक्सिस में तो इसने मूव ही नहीं किया, तो एक्स तो क्या हो जाएगा 0, वाई में कितना गया 4 मीटर। ठीक है, जब ये बॉडी 10 kg पे पहुंच जाएगी, ठीक है, तो एक्स में तो इसने अब की ये मतलब एक्स एक्सिस में जाएगा कितना 2 मीटर, वाई में कितना चला अब तक 4, 2,4। जब 4 kg पे आ जाएगी तो एक्स एक्सिस में कितना मूव कर लेगी 4 और वाई भी क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे जब 2 kg पे पहुंच जाएंगे तो क्या आएगा एक्स एक्सिस तो कितना मूव किया है 4 और 4 वाई में तो पहले मूव कर चुका है और 4 और कर लेगा, तो कितना आ जाएगा 4,8। ठीक है, अब हम सेंटर ऑफ मास बताएंगे इसके लिए। ये देखो m1 कितना है 2, x1 कितना है 0 प्लस में 4 kg मास, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, 10 kg का मास है, कितना मूव किया 2, 4 kg का मास है, कोऑर्डिनेट क्या है इसका एक्स एक्सिस में 4, 2 kg का मास है और कितना आ गया 4। ठीक है, टोटल मास देख लो 4 + 2 6, 6 10 16, 16 4 24, सॉरी 16 और 4 20 और प्लस में कितना आ गया 22। टोटल मास आ रहा है 22, 0 + 0, 10 2 जा 20, कितना आ रहा है 2। एक ही ऑप्शन में है 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे वाई का मत निकालो क्योंकि एक ही ऑप्शन वैसे देख के ठीक हो रही है, लेकिन हम बताते हैं वाई भी हम निकाल के बताएंगे। निकालो आप कैसे आएगा ये। ठीक है, देखो वाई के लिए क्या लेंगे m1 कितना है 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, 4 kg का मास है, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है ये 4, 10 kg का मास इंटू में क्या आ जाएगा 4, 4 kg का मास इंटू 4, 2 kg का मास इंटू 8। बाय में टोटल मास कितना आ रहा है, कितना आ गया था 22, मास तो सेम ही रहेगा 0 + 16, 16 + 40 + 16 + 16 कितना आ जाएगा 88, 88 बाय में 22 कितना आ गया 4, यानी x कितना आ रहा है 2 और y कितना आ रहा है 4। ठीक है, चलिए आगे। ये देखो इसमें हमें क्या बताना है सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है एक्स और वाई में। ठीक है, रेफरेंस यानी ओरिजिन पे क्या हो जाएगा 0,0। जब 8 kg तक मूव करेगी बॉडी, बॉल है मान लो ये या बॉडी कुछ भी। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस में कितना मूव किया 3, वाई का कॉमा की जगह 0 वाई कोऑर्डिनेट। तो ठीक है,
जब ये बॉडी मूव करके यहाँ पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स में तो कितना मूव किया है 3, वाई में 2। यहाँ जाने के बाद एक्स एक्सिस में तो अब तक 3 मूव किया है, ये लिखो 3, वाई में कितना मूव कर लेगी 4, फिर दोबारा यहाँ एक्स एक्सिस में 3 चलेगी, 3 सॉरी 3 नहीं आएगा, देखो 3 तो पहले चल चुकी, 3 अब चलेगी, कितना हो गया ये 6, और y कितना आ गया 4। चाहे तो इसको रेफरेंस से देख लो कितना चली है बॉडी, या फिर यहाँ से देखो ये 3 एक्स एक्सिस में चल चुकी, 3 और चलेगी, 3 ये हो जाएगी 3, ये कितनी होगी 6, और y कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्सएम, कितना आ जाएगा 4 इंटू 0, आगे क्या आ जाएगा 8 इंटू 3, m3 कितना है 2 इंटू 3, m4 8 इंटू 3, 4 इंटू 6। जब हम x के लिए निकाल रहे तो सारे कोऑर्डिनेट हम x वाले लेंगे ना, जब y के लिए निकालेंगे तो हम क्या लेंगे y वाले। ठीक है, 4 इसका टोटल मास कितना आ गया 4 8 12 12 13 14 14 और 8 22 22 और 4 26, टोटल मास कितना आ रहा है 26। ठीक है, 0 प्लस 8 3 24, कितना आ रहा है अभी देखो 78, 78 बाय 26 कितना आएगा 3। ठीक है, ए और बी ऑप्शन में है 3 ऑप्शन किसमें है, सिर्फ ए एंड बी में। तो हम 3 देख के तो आंसर नहीं बता सकते, हमें y भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि y तो उसमें एक में 3 और एक में 2 है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट तो कैसे निकालेंगे हम y सी एम, m1 कितना है 4, y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, प्लस 8 kg का मास है इंटू 0, 2 kg का मास है इंटू 2, 8 kg का मास इंटू 4, 4 kg का मास है इंटू 4, अपॉन में टोटल मास 26, 0 प्लस 0 0 ही रह गए, तो 2 2 जा 4 8 4 जा 32 4 4 जा 16 अपॉन में 26, 52 अपॉन में 26, ये आ जाएगा 2। x कितना आ गया 3, y कितना आ गया 2, 3,2, बी ऑप्शन करेक्ट, नोट कर लीजिए। कर लिया आपने नोट, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 बॉडीज गिवन बिलो। ये 3 बॉडीज गिवन है, ठीक है, ये रेफरेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,0। जब ये बॉडी यहाँ पे जाएगी तो एक्स एक्सिस में मूव करेगी, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6, वाई में जा ही नहीं रही तो क्या हो जाएगा 0, 6,0। ठीक है, अब इस बॉडी पे जाने के लिए कोई पर्टिकुलर वाई जेड कोई डायरेक्शन तो नहीं है इसमें, कैसे जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये टोटल 6 है तो ये कितनी आ जाएगी 3 मीटर, हाफ हो गया ना इसका बाइसिमेट्रिकल, ये भी कितना आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये 6 गिवन है, ये 3 गिवन है। ठीक है, तो हम ये वाले निकाल सकते हैं, क्योंकि बॉडी जब यहाँ से कैसे होके जाएगी एक्स एक्सिस में और फिर वाई एक्सिस में, तो हम ये y निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालेंगे, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 36 माइनस में 9 क्या आ गया 27, 3√3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये बॉडी यहाँ चली जाएगी x में कितना चलेगी 3, y में कितना चलेगी फिर 3√3,
तभी यहाँ पे जाएगी ना, एक्स में चलेगी पहले 3 मीटर, फिर 3√3 यहाँ चलेगी, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं XCM और YCM, ठीक है। एक्स में 4 × 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 kg का मास है, एक्स कितना है इसके पास, x2 6, ठीक है। 4 × कितना है इसके पास, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3, टोटल मास कितना है 12। थ्री आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास 3। ये ऑप्शन तो वैसे इनकरेक्ट है, बच गए अब ये वाले। हमें y भी निकालना पड़ेगा, क्या आएगा इसके लिए, 4 × 0, 4 × 0, 4 × इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3√3, अपॉन में टोटल मास कितना है 12। √3 आ जाएगा ना हमारे पास, कैसे, 4 3 12, 12√3 अपॉन में 12 टोटल मास था, 12 से 12 कैंसिल, क्या आ गया √3, ठीक है। चलिए आगे, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम बिलो, ठीक है। हमें इसका क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना है। देखो ये रेफरेंस है, ये क्या देंगे इसके 0,0 सब, ठीक है। अभी देखो ये बॉडी मान लो यहाँ पे जा रही है जेड एक्सिस में, ना तो इसने एक्स में मूव किया ना वाई में, कहाँ जा रही है सिर्फ जेड में, तो एक्स तो 0, वाई भी 0, जेड में मूव कर रही है, कितना आ जाएगा 6। जब ये बॉडी यहाँ चली जाएगी, इसके में गिवन है क्योंकि एक्स एक्सिस में जा रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा 6, वाई में नहीं जा रही है ना, जेड में 0, तब ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये रेफरेंस से चली, एक्स में कितना गई 6, फिर ये वाई में नहीं जा रही, कहाँ पे जा रही है जेड, क्योंकि ये जेड है, ये क्या हो जाएगी पैरेलल इसके, ये भी जेड आ जाएगी, वाई में मूव ही नहीं कर रही, वाई क्या आ गया 0, जेड में कितना मूव कर रही है 6, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स में कितना गई बॉडी 6, फिर ऊपर किस में जा रही है वाई डायरेक्शन में 6, जेड में नहीं जा रही 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, बॉडी एक्स में गई, वाई में गई और देन जेड में गई, 6,6,6, ठीक है। चाहिए यहां से ले लो, 6 ऑलरेडी है, यानी इसलिए हमने 6, क्योंकि पहले चल चुकी है वो वाई भी, फिर जेड में कितना चली 6, ठीक है। चाहे तो रेफरेंस से ले लो या फिर इस बॉडी से कितना मूव कर रही है, ठीक है। कौन सी बॉडी, बस ये रहेगी, देखो सबका बता दिया। इस बॉडी से चलेंगे यहाँ पे, तो ये एक्स में जा ही नहीं रही, कितना आ गया इसका 0, ठीक है। ये वाई में कितना चल चुकी है 6, और अब कौन सी डायरेक्शन में आ रही है जेड में, ये आ जाएंगे इसके कंपोनेंट, ठीक है। इसके लिए हमें क्या बताना है, एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम, ठीक है। बताओ m1 मास कितना है, ये 2 × 0, पहले x के कोऑर्डिनेट लेंगे सब, ठीक है। 2 × 6, 2 × 6, इसके लिए तो क्या हो जाएगा 2 × 0, हम नीचे वालों के लिए ले लिया, ठीक है। जितना ऊपर है वैसे ही बाइसिमेट्रिकल उतने ऊपर कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। लिख लेते हैं फिर भी, ये देखो इसके लिए लो 2 × 6, 2 kg का मास है, इंटू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6, 2 × 0, इसके लिए भी 2 × 0, तो 0 आ जाएंगे दोनों के लिए, तो ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, छोटो इसको, ये भी 0 हो जाएगा। टोटल मास कितना आ गया 2 4 6 8 8 और ऊपर भी 8 16 आ रहा है टोटल, ठीक है। 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, 4 बार कितना आ रहा है 12, अपॉन में क्या है 16, एक्सएम क्या आ रहा है 3, एक ही ऑप्शन में है 3, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
बट आपको कैसे निकाल के दिखा रहे हो, क्या बता ना रहा हो। ठीक है, निकाल के देख लो आप, y कोड निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0। रेफरेंस के लिए भी क्या हो जाएगा 0। मास को जब कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जाएगा ना, क्योंकि 0 दे रखी है वैल्यू में। इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0, इसके लिए भी 0। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, 4 बार आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे 4 बार। 12 को प्लस करो, फिर 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो। टोटल मास कितना है 16। 48 अपॉन में 16 3। ये भी 3 आ रहा है, x भी 3 आ रहा है, y भी 3, अब z भी 3 ही आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। चलिए आगे, सेंटर ऑफ मास। अब हम पढ़ेंगे स्लाइड में 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी। कौन कौन सी होती है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, इस स्लाइड में हम 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मास डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से, एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो से। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास अपॉन में टोटल एरिया। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी किस केस में बताते हैं हम, रिंग, आर्क, रोड, इस केस में हम क्या बताते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, ये बेवकूफी है पूछना कि जैसे देखो डिस्क, स्क्वायर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, इस केस में हम क्या बताते हैं, सिर्फ सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, जिस चीज का एरिया होता है उसी के लिए हम सरफेस मास डेंसिटी बताते हैं। ठीक है, और इस डिस्क, स्क्वायर शीट के लिए लीनियर मास डेंसिटी पूछना। ठीक है, या फिर रिंग रोड के लिए आर्क भी, जैसे आर्क भी होती है। ठीक है, अब क्या करें कि रिंग, रोड, आर्क के केस में सरफेस मास डेंसिटी पूछ रहे हैं, नहीं, रिंग, आर्क और रोड के केस में हम लीनियर मास डेंसिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा से इसको हम डिनोट करते हैं, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। ठीक है, और लेंथ क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर, एरिया की भी मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर क्यूब। वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर। क्या पढ़ा हमने स्लाइड में, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, बोलो मेरे साथ। लीनियर मास डेंसिटी हम किससे नोट करते हैं, लैम्डा से। किससे नोट करते हैं, लैम्डा से। क्या होती है ये, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होती है, टोटल मास अपॉन में टोटल एरिया। वॉल्यूम मास डेंसिटी टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, आगे आपको समझ में, ये इस केस में हम बताते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्लोइंग बॉडीज लाइज एट जियोमेट्रिकल सेंटर। ये कुछ बॉडी गिवन है, मतलब कुछ डायग्राम। ठीक है, इन केस में क्या होता है कि ये जो बॉडी है ना, इनका जो जियोमेट्रिकल सेंटर होता है, क्या होता है, इनका जो जियोमेट्रिकल सेंटर होता है वही इनका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, जैसे देखो रिंग, कुछ केस है, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्क्वायर शीट, रेक्टेंगुलर शीट। इन केस में क्या होता है, जो इन बॉडी का जियोमेट्रिकल सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ मास लेके चलते हैं। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब का क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास किसको मानते हैं, इनके जियोमेट्रिकल सेंटर को मानते हैं। ठीक है, अब देखो दो मास गिवन है हमें, मान लो दो मास गिवन है। ठीक है, तो उनका मान लेते सेंटर ऑफ मास उनके बिल्कुल बीच मिड में होगा। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ ले उनकी टोटल बीच की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, एल। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट पे हमने इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया। अगर कोई हमसे पूछे कि m1 मास से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, या फिर हमसे कोई पूछे कि m2 मास से कितने डिस्टेंस, कितने x डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से इस मास के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, इस मास से इस बीच के बीच। ठीक है, तो इनके लिए क्या फॉर्मूला है ये। ठीक है,
इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, जैसे देखो हमें ये x1 निकालना है मान लो, तो हम क्या लेंगे, m2 इनके बीच की डिस्टेंस, m2 इंटू l इनके बीच की डिस्टेंस अपॉन में टोटल मास। अगर हमें x2 निकालनी है तो हम क्या लेंगे, m1 का मास इनके बीच का डिस्टेंस l अपॉन में टोटल मास। याद कर लीजिए आप, अगर हमें x1 निकालना हो तो हम क्या लेंगे, m2 इंटू l अपॉन में m1 प्लस m2 टोटल मास। अगर हमें x2 निकालना तो हम क्या लेंगे, m1 l अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे ये बताइए, देखो इसमें हमें x1 निकालना है, क्या था इसका फॉर्मूला, m2 l अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, x1 निकालना है तो हम ये वाला मास लेंगे, m2 यही है, ये m1 है मान लो, ये m2 है। ठीक है, हमें x1 बताना है, तो m2 मास कितना है 4 kg इंटू लेंथ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12, अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 4 6, x1 क्या आ गया हमारे पास 8। ठीक है, ऐसे हमें x2 बताना है, ये इस मास से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये x2 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, m1 l अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 kg, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 अपॉन में टोटल मास है 6, क्या आ गया 4। x1 हमारे पास कितना आ गया 8 और x2 क्या आ गया 4। ठीक है, चलिए चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए आप, इसमें x1 एंड x2 क्या होगा। देखो x1 बताना है हमें, क्या बताना है x1, क्या लेंगे m2 l m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, m2 मास कितना है 5 kg, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 16, टोटल मास कितना हो जाएगा 8, 8 2 जा 16, 5 2 क्या आ गया 10। ठीक है, x1 हमारे पास मान ली 10 आ गया, ये टोटल 16 है, इसमें से 10 माइनस कर दे, इस टोटल में से हम इतना माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये हमें निकालना है। चाहे तो हम ऐसे निकाल दे, x2 कैसे निकल सकते हैं, टोटल लेंथ माइनस में से x1 कितनी है, ये 10, कितना आ गया x2 6 आ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। देख लो ऐसे करके निकालोगे तब भी सेम ही आएगा, ये m1 l अपॉन में m1 प्लस में m2। x2 निकालना है, m1 कितना हो जाएगा 3, इनके बीच की डिस्टेंस 16 अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा 5 + 3 8, 3 2 जा 6, सेम आ रहा है। ठीक है, कीजिए आप ये क्वेश्चन। करें क्वेश्चन। ठीक है, x1 बताना है, m2 कितना है 6, इनके बीच की डिस्टेंस 24, टोटल मास क्या हो गया 8, ये टोटल लेंथ इनके बीच की 24 मीटर है, ये 18 आ गई मान लो, तो टोटल में से हम ये माइनस कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगी, x2 कितनी हो जाएगी 18 माइनस 24 माइनस, ठीक है। पर हमारा मेन मोटिव क्या है, इसको फॉर्मूले को याद रखना, हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तभी हमें याद रहेगा। ये x2 कैसे निकालेंगे, m1 इनके बीच का डिस्टेंस 24 अपॉन में टोटल मास कितना आ गया 8, कितना आ रहा है ये 6, x1 कितना आ गया 18 और x2 कितना आ गया 6 मीटर। ओके, आज तक का टॉपिक यही था बस। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ मास
थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। और किसी मान लो दो मास गिवन है हमें और उनका जो सेंटर ऑफ मास है मान लो बीच में है, तो पर्टिकुलर m1 के मास से कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा, उनके बीच की डिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।